जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। आज से मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी फाउंडेशन रसायन विज्ञान को स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम यहां पर ये समझेंगे कि एनसीईआरटी फाउंडेशन आखिर क्या होता है। तो एनसीईआरटी फाउंडेशन होता है जो हमें 6 से 12 तक जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं तो उन सभी की नींव माना जाता है एनसीईआरटी फाउंडेशन। नींव का अर्थ हुआ यहाँ पर कि जो 6 से 12 तक जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं तो उनमें जितनी भी यूनिट आती हैं वह एनसीईआरटी फाउंडेशन के अंतर्गत पढ़ाई जाती हैं। अब एनसीईआरटी फाउंडेशन का अगर हम इसका लक्ष्य देखें तो इसका लक्ष्य होता है कि छात्रों को एनसीईआरटी की किताबों में दिए गए इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र और विज्ञान जैसे विषयों का बुनियादी ज्ञान देना, यानी कि उनकी नींव मजबूत करना इन सभी विषयों विषयों में। अगर हम एनसीईआरटी फाउंडेशन का उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य होता है कि इसे मुख्य रूप से विभिन्न प्रतियोगी जितनी भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जैसे यूपीएससी, राज्य सिविल सेवा परीक्षा जैसे स्टेट पीएससी, तो इन सभी की नींव को मजबूत करना। और जब इनकी जैसे यूपीएससी, पीएससी जब इनकी नींव मजबूत हो जाती है, तो बच्चा छोटे-मोटे एग्ज़ाम्स तो वैसे ही निकाल सकता है। अगर हम इनकी कक्षाओं की बात करें, तो इसकी जो कक्षाएँ चलती हैं, जैसे कि एनसीईआरटी फाउंडेशन खानजी रिसर्च सेंटर में भी पढ़ाई जाती है, दृष्टि आईएएस में भी पढ़ाई जाती है और संस्कृति आईएएस में भी एनसीईआरटी फाउंडेशन को पढ़ाया जाता है। तो इसका अर्थ होता है कि 6 से 12 तक जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो उनमें जितनी भी यूनिट पूछी जाती हैं, वह एनसीईआरटी फाउंडेशन के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए आज हम अपना एनसीईआरटी फाउंडेशन रसायन विज्ञान का विज्ञान की यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि है पदार्थ की प्रकृति, यानी कि द नेचर ऑफ मैटर। और इसके बाद जैसे ही हमारी रसायन विज्ञान खत्म हो गई, उसके बाद हम जीव विज्ञान एनसीईआरटी फाउंडेशन की पूरी जीव विज्ञान कंप्लीट करेंगे, उसके बाद भौतिक विज्ञान कंप्लीट करेंगे। और जब हमारे ये साइंस के अंतर्गत तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद, इसके बाद हम अन्य सब्जेक्टों के ऊपर चलेंगे। तो मैं यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी की एनसीईआरटी फाउंडेशन को अपने इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करवाऊँगा, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें और इसी प्रकार से बहुत अच्छे नोट्स बनाकर आप लोगों को पढ़ाऊँगा और साथ में चित्र भी उसमें डालूँगा। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 पदार्थ की प्रकृति। तो जो ये हम पदार्थ की प्रकृति यूनिट 1 पढ़ेंगे, तो इसमें आप जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान का परिचय देखेंगे, उसके बाद पदार्थ क्या होता है इसको देखेंगे। उसके बाद में पदार्थ को 2 भागों में बाँटा जाता है, जिसमें पहला होता है भौतिक वर्गीकरण और भौतिक वर्गीकरण के अंदर भी 3 अवस्थाएँ होती हैं, 5 अवस्थाएँ होती हैं। पहली ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस और चौथी प्लाज़्मा और 5वीं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इन पाँचों अवस्थाओं को हम भौतिक अवस्था में पढ़ेंगे। इसके बाद भी ठोस अवस्था के अंदर 2 अवस्थाएँ और होती हैं, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। तो मैं यहाँ पर आपको विस्तार से पढ़ाऊँगा, यानी आपका एक भी पॉइंट जैसे यूनिट 1 है तो इससे एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। अब जैसे हम दूसरा देखें, इसका दूसरा जो वर्गीकरण है वह है रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण में भी पहले हम तत्व देखेंगे, यानी कि रासायनिक वर्गीकरण में 3 प्रकार से बाँटते हैं। पहला बाँटते हैं तत्व और तत्व में भी आते हैं धातु, अधातु, उपधातु, तो इनको भी हम विस्तार से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आता है रासायनिक वर्गीकरण में दूसरा वर्गीकरण आता है यौगिक। यौगिक के अंदर भी वर्गीकरण होता है कार्बनिक और अकार्बनिक। तो कार्बनिक में जो होता है वह होता है हाइड्रोकार्बन और अन्य, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। इनको पढ़ेंगे। उसके बाद में अकार्बनिक के अंदर भी और प्रकार होते हैं। जैसे अकार्बनिक में पहला अम्ल होता है, दूसरा क्षारक होता है और तीसरा लवण होता है। और उसके बाद तीसरा जो रासायनिक वर्गीकरण का प्रकार है वह है मिश्रण। तो मिश्रण के अंदर भी और प्रकार होते हैं। जैसे मिश्रण एक होता है सजातीय मिश्रण, जिसे समांगी मिश्रण कहते हैं और समांगी मिश्रण के अंदर भी हम विलयन को पढ़ेंगे। और एक होता है विषमांगी मिश्रण, यानी कि असमांगी मिश्रण। तो इसके अंदर भी हम पढ़ेंगे निलंबन और कोलाइड। तो इस प्रकार से हम पूरा विस्तार से इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे और इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट की सभी यूनिट को इसी प्रकार से विस्तार से पढ़ेंगे। और उसके साथ आप यह भी देख सकते हैं कि यह यूनिट कहाँ पूछी जाती है और किन-किन परीक्षाओं में आती है। यानी कि अगर आपने एनसीईआरटी फाउंडेशन की यूनिटें कंप्लीट कर ली, तो आपको किसी में भी किसी एग्ज़ाम्स हो या किसी कक्षा में आप पढ़ते हो, किसी में भी आपको दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये हम आज रसायन विज्ञान की यूनिट 1 पढ़ेंगे पदार्थ की प्रकृति। तो ये कक्षा 9 की यूनिट 1 पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार में भी पूछा जाएगा। अगर परीक्षा की बात करें तो यह एनटीएससी,
स्टेट स्कॉलरशिप और ओलंपियाड में भी पूछी जाएगी। अगर हम कक्षा 10 में बात करें यानी यूनिट 1 कक्षा 10 में पूछी जाएगी तो वह पूछी जाएगी यूनिट 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और अगर हम परीक्षा की बात करें तो यह एसएससी यानी जो 10वीं लेवल की एसएससी होती है उसमें भी यह यूनिट पूछी जाएगी और पुलिस में भी पूछी जाएगी और पुलिस कांस्टेबल में भी और ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी में भी पूछी जाएगी। अगर हम कक्षा 11 की बात करें तो कक्षा 11 में यूनिट 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तता में यह यूनिट पूछी जाती है। और अगर परीक्षाओं की बात करें तो जेईई, नीट, एनडीए, पॉलिटेक्निक इन सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगर हम कक्षा 12 में बात करें यानी यूनिट 1 यूनिट पदार्थ की प्रकृति कक्षा 12 में पूछी जाती है तो भाग 1 यूनिट 4 डी ब्लॉक तत्व में भी पूछी जाती है और भाग 1 के ही यूनिट 5 उप संयोजन यौगिक में भी पूछी जाती है और जो 12वीं का भाग 2 है यानी कि दूसरी किताब है उसके यूनिट 8 और 9 पी ब्लॉक तत्व में भी पूछी जाती है। अगर परीक्षाओं की बात करें 12वीं लेवल की तो यह यूपीएससी में भी पूछी जाती है। बल्कि इसमें जो यूपीएससी की होती है इसमें 12वीं के साथ ग्रेजुएशन भी चाहिए होता है। लेकिन ये जो फाउंडेशन एरिया है कितनी भी बड़ी परीक्षाएँ हो तो सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है और 6 से 12वीं तक जितनी भी कक्षाएँ हैं उनमें भी फाउंडेशन एनसीईआरटी फाउंडेशन पूछी जाती है। यानी कि अगर आपने एनसीईआरटी फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया तो आप ये सोचेंगे कि आपने सभी नौकरियों की तैयारी कर ली और अगर आप कक्षा 6वीं में तैयारी कर रहे हैं या कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं तो आपकी 12वीं तक ये सभी कक्षाएँ भी कंप्लीट हो जाएँगी। तो जैसे कि यह यूपीएससी में भी पूछी जाएगी, एसएससी सीजीएल में भी, रेलवे, जेईई, एएलपी, डिफेंस में भी, सीएसआरआई नेट में भी, स्टेट पीसीएस में भी और बीएससी, एमएससी इन सभी में पूछी जाती है। यानी कि जो फाउंडेशन है अगर इसको आपने कंप्लीट कर लिया तो आपने सभी उस सब्जेक्ट से जितने भी यूनिट आने वाली हैं सभी यूनिट को आप कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं इस एनसीईआरटी फाउंडेशन में सभी विषय की सभी यूनिटों को कंप्लीट करवाऊँगा और इसी प्रकार से सुंदर नोट्स बना के हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अगर आप ऐसे ही सभी विषय की एनसीईआरटी फाउंडेशन को यूनिट बाय यूनिट पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें जिससे मैं जितने भी एनसीईआरटी फाउंडेशन सब्जेक्टों की यूनिट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप कोई भी यूनिट मिस ना कर सकें। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या-क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले तो इसके बारे में कि यूनिट 1 में क्या-क्या पूछा जाएगा। इसके बाद में हम रसायन विज्ञान क्या है इसको देखेंगे, इतिहास और विकास देखेंगे इसका, इसका मुख्य जनक देखेंगे और इसके बाद में पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बाद में हम ठोस में भी देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और ठोस अक्रिस्टलीय ठोस। तो चलिए हम अपने आगे और इसके बाद में जब ये जो हमारा थ्योरिकल थ्योरिकल एनसीईआरटी का जो यूनिट खत्म हो जाएगी, उसके बाद इसी यूनिट से जो-जो क्वेश्चन जिस-जिस सन में, जिस-जिस परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी हम देखेंगे। तो चलिए अब हम हमारी यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है? तो रसायन विज्ञान है वह विज्ञान है जिसमें पदार्थ है यानी कि मैटर की संरचना, संगठन, गुणधर्म और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अगर हम इसे सरल भाषा में कहा जाए तो रसायन विज्ञान हमें बताता है कि पदार्थ किससे बने हैं, वे आपस में कैसे क्रिया करते हैं और इन क्रियाओं में से नए पदार्थ कैसे बनते हैं। इसलिए इसे केंद्रीय विज्ञान यानी कि सेंट्रल साइंस कहा जाता है। यानी जो हमारी रसायन विज्ञान है, इसे केंद्रीय यानी कि जो साइंस है उसका केंद्रीय यानी सेंट्रल साइंस कहा जाता है क्योंकि यह भौतिकी, जीव विज्ञान, चिकित्सा, पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे अनेक विज्ञानों को जोड़ता है। यानी कि जो रसायन विज्ञान है यह भौतिक विज्ञान में भी जुड़ जाता है, जीव विज्ञान में भी जुड़ जाता है, चिकित्सा विज्ञान में भी जुड़ जाता है और पर्यावरण विज्ञान में भी जुड़ जाता है। इसलिए इसलिए ही इसे केंद्रीय विज्ञान या सेंट्रल साइंस कहते हैं। तो जो रसायन विज्ञान है इसमें इसमें पदार्थ के
संरचना, जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि सॉलिड ठोस की संरचना इस प्रकार होती है, द्रव की संरचना इस प्रकार होती है और गैस की संरचना इस प्रकार होती है। तो इन सभी का अध्ययन रसायन विज्ञान में किया जाता है, यानी कि उसकी बनावट कैसी है और उसके गुणधर्म कैसे हैं। आगे हम अगर रसायन विज्ञान के इतिहास की बात करें, इतिहास और विकास की, तो प्राचीन आ भारत में आचार्य कणाद ने बहुत पहले यह विचार दिया दिया कि पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बने हैं, जिन्हें अणु और परमाणु कहा जाता है। यानी कि इसका जो इतिहास है, तो रसायन विज्ञान का जो इतिहास है, हमारे भारत के ही आचार्य कणाद थे। उन्होंने बहुत पहले, सबसे पहले विचार दे दिया था कि जो पदार्थ हैं वह अति सूक्ष्म और अविभाज्य, यानी कि उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन खैर आधुनिक विज्ञान में भी उसको विभाजित किया गया है। जैसे परमाणु को न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में विभाजित किया गया है। लेकिन हमारे जो प्राचीन भारत के आचार्य कणाद थे, इन्होंने बहुत पहले ही यह विचार दे दिया था कि पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बने हैं, जिन्हें अणु और परमाणु कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं, तो वहां पर आपको एंटोनी लेवोजियर को ही लगाना है, क्योंकि जो रसायन विज्ञान के आधुनिक जनक हैं वह एंटोनी लेवोजियर हैं। तो इनके बारे में भी हम कुछ विस्तार से पढ़ते हैं। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। तो इन्होंने दिया क्या है? तो इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया है। ये हैं हमारे एंटोनी लेवोजियर, यानी कि हमारे रसायन विज्ञान के जनक। और दूसरा इन्होंने दिया है दहन और श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका स्पष्ट की, यानी कि पहले पहले ये कोई नहीं जानता था कि अगर ऑक्सीजन ना हो तो आग नहीं लगेगी, लेकिन यह एंटोनी लेवोजियर ने ही सिद्ध किया था कि अगर कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है तो वहां हम आग नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जर्कोनियम एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन के भी जल सकता है, तो इसे आप अपवाद के रूप में याद रखें। लेकिन यह सिद्ध एंटोनी लेवोजियर ने ही किया था कि अगर कहीं पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तो वहां पर दहन, यानी कि हम किसी भी पदार्थ में आग नहीं लगा सकते हैं और उसे जला नहीं सकते हैं। और व्य- वैज्ञानिक इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से रासायनिक नामकरण की नींव भी इन्होंने ही एंटोनी लेवोजियर ने ही रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं इसकी पदार्थ की परिभाषा। जैसे कि अभी हमने देखा कि रासायनिक विज्ञान की जो परिचय है उसके बारे में पढ़ा, अब हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो पदार्थ, सबसे पहले हम पदार्थ की परिभाषा देखते हैं। तो वह सब कुछ जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान यानी कि मास होता है, उ उसे पदार्थ मैटर कहते हैं। अब इसे आप सरल शब्दों में समझें, यानी कि वह सभी पदार्थ जो स्थान घेरता हो और जिसका कुछ द्रव्यमान यानी कि वजन हो, उसे पदार्थ कहते हैं। अगर इसे हम सरल शब्दों में कहें तो हमारे चारों ओर दिखने वाली हर चीज पदार्थ है। लेकिन इसमें भी आप एक अपवाद याद रखें, जो प्रकाश है वह पदार्थ नहीं है, क्योंकि वह स्थान तो घेरता है लेकिन उसका कोई भी द्रव्यमान नहीं है। तो आप इसे अपवाद के रूप में याद जरूर रखें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत फँसाने वाला बन जाता है कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश पदार्थ नहीं है, क्योंकि वह स्थान तो घेरता है लेकिन उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है, इसलिए प्रकाश पदार्थ नहीं है। अब हम इसकी कुछ विशेषताएँ भी देखते हैं पदार्थ की। तो जो पदार्थ की विशेषताएँ होती हैं, पदार्थ छोटे-छोटे कणों कणों एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना है। दूसरी दूसरी इसकी विशेषता है, इन कणों के बीच खाली स्थान यानी कि इंटरमोलेकुलर स्पेस होता है। तीसरी इसकी विशेषता है, कणों के बीच बल फोर्स होता है। और चौथी होती है कि कण हमेशा गति करते हैं। अब इन चारों विशेषताओं को आप साधारण भाषा में समझें। यानी कि पहली विशेषता है, पदार्थ छोटे-छोटे कण यानी कि एटम से, अणु परमाणु से मिलकर बना है। दूसरी है, इन कणों के बीच में खाली स्थान होता है, यानी कि जो पदार्थ हैं, इनके जो कण होते हैं, उनके अंदर चाहे कितनी भी कम हो लेकिन थोड़ी मामूली सी भी हो, जैसे ठोस में बिल्कुल मामूली सी खाली स्थान होता है लेकिन होता है। तो तीसरा इसकी जो विशेषता है, कणों के बीच बल, और जो कण होते हैं वह एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी कि खिंचाव रखते हैं, यानी कि इनके अंदर बल होता है। जो चौथी इसकी विशेषता है वह है, कण हमेशा गति करते हैं और इनके अंदर जो कण होते हैं वह चाहे थोड़ी सी ही गति करें लेकिन हमेशा गति करते हैं। अब जैसे हम पदार्थ के उदाहरण देखें तो अगर हम ठोस पदार्थ की बात करें यानी सॉलिड की बात करें,
तो लकड़ी ठोस पदार्थ है जो कि हमें पेड़ से प्राप्त होती होती है। लोहा भी ठोस है और पत्थर भी ठोस है। अगर हम द्रव पदार्थ की बात करें तो पानी द्रव पदार्थ है, दूध द्रव पदार्थ है और तेल भी द्रव पदार्थ है। अगर हम गैस पदार्थ की बात करें तो गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि आदि बहुत सी गैसें हैं। अब हम कुछ इसके मुख्य तत्व के बारे में भी समझते हैं। तो इसके जो मुख्य तत्व हैं, वह है पदार्थ छोटे-छोटे कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा इसका मुख्य तत्व है जब 2 या अधिक परमाणु जुड़ते हैं, तो अणु बनता है। यानी कि जब पदार्थ है वह छोटे-छोटे अणु से मिलकर नहीं बना है, छोटे-छोटे परमाणुओं एटम से मिलकर बना है। और जब 2 परमाणु जुड़ते हैं तो एक अणु बनता है। यानी कि अगर किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण अकेला है तो वह परमाणु कहलाएगा और दो कण जुड़ जाते हैं तो वह अणु कहलाएगा। यानी कि 2 परमाणु जुड़ जाएगा तब वह अणु कहलाएगा। अगर हम तीसरे मुख्य तत्व की बात करें तो अणु ही पदार्थ के सभी गुणों को अपने पास रखता है। यानी कि जो अणु है वह ही पदार्थ के सभी गुणों को अपने पास रखता है। अगर हम चौथे और आखिरी मुख्य तत्व की बात करें तो हर चीज जो हमें दिखाई देती है छूने में आती है और जिसका द्रव्यमान है वह पदार्थ है। यानी कि अगर मुख्य तत्व की बात करें तो जो हर चीज हमें दिखाई देती है, छूने में आती है और जिसका द्रव्यमान है वह पदार्थ है। जैसा कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। यानी कि जो ठोस पदार्थ हैं, सोना, बर्फ, लकड़ी, पेंसिल, कार, मोबाइल फोन ये सभी ठोस पदार्थ हैं। अगर हम द्रव पदार्थ की बात करें तो दूध, पानी, जूस ये सभी द्रव पदार्थ हैं। अगर हम गैस पदार्थ की बात करें तो जो गुब्बारे में गैस भरी रहती है यह गैस पदार्थ है। हीलियम है और चिमनियों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सभी पदार्थ हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। तो पदार्थ का जो भौतिक वर्गीकरण है उसे 5 अवस्थाओं में बाँटा जाता है। यानी कि जो पदार्थ की भौतिक वर्गीकरण है उसे 5 भौतिक अवस्थाओं में बाँटा जाता है। पहली है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड और ठोस को भी 2 भागों में बाँटा जाता है, क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस। दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था, तीसरी अवस्था है गैस अवस्था, चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था और पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इन पांचों अवस्थाओं के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ठोस अवस्था क्या है? तो इसकी हम सबसे पहले परिभाषा देखते हैं यानी कि डेफिनेशन। तो ठोस वह अवस्था है जिसमें पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित यानी कि फिक्स होते हैं। इसमें इसमें कण बहुत पास-पास यानी कि सघन रूप से जुड़े जुड़े रहते हैं और केवल अपनी जगह पर कंपन करते हैं। अब आप समझिए इसे साधारण भाषा में। जो ठोस अवस्था है उसमें पदार्थ के कण होते हैं। उनका जो आकार है वह और जो आयतन है दोनों निश्चित होते हैं और जो ठोस के कण होते हैं वह बहुत ही पास-पास यानी कि सघन यानी बहुत ही पास-पास से जुड़े होते हैं और इनमें भी मतलब गति तो होती है लेकिन मामूली होती है यानी कि कंपन टाइप की होती है यानी वाइब्रेशन होता है। अब हम ठोस के मुख्य गुणधर्म देखते हैं। तो इन गुणधर्मों को आप ज़्यादा मुख्यता से याद रखें क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो ठोस के जो मुख्य गुणधर्म है वह पहला है निश्चित आकार और आयतन होता है। यानी कि जो ठोस है उसका आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। यानी कि जो ठोस है तो हम इसका आकार देखें तो यह भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। और इसके जो कण हैं वह बहुत ही पास-पास होते हैं जैसा कि हम यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। कण पास-पास सघनता से व्यवस्थित रहते हैं जैसा कि हम यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि इनके कण बहुत-बहुत पास और सघनता से व्यवस्थित होते हैं। केवल कंपन गति करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए जब इतने पास-पास में हैं कण तो वह केवल कंपन करेंगे, ज़्यादा गति वह नहीं कर सकते। यानी कि जैसे गैस के कण हैं तो वह बहुत-बहुत दूर-दूर होते हैं तो वह थोड़ी ही देर में फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से ठोस के कण गति नहीं करते हैं। पास-पास होने की वजह से केवल कंपन करते हैं।
चौथा 5वां मुख्य गुणधर्म में उच्च घनत्व होता है, यानी कि जो ठोस हैं तो इनके कण बहुत-बहुत पास होते हैं, तो उच्च घनत्व यानी कि बहुत ही भारी होते हैं जब घने होंगे, यानी कि कण बहुत-बहुत पास हैं, इसी को घनत्व कहते हैं और जिसका घनत्व ज़्यादा होगा तो उसका वजन भी ज़्यादा होगा। जैसे हम उदाहरण समझ ही चुके हैं, उदाहरण है ठोस बर्फ, लकड़ी, लोहा, पत्थर, नमक आदि। अब ठोस के परिवर्तन यानी कि जो ठोस के परिवर्तन होंगे वह किस प्रकार से होंगे? तो जिस प्रकार जैसा कि मैंने कहा था कि पूरा विस्तार से हम पढ़ेंगे, तो हम इसे विस्तार से ही पढ़ेंगे। तो ठोस ठोस को जब गलन यानी कि ठोस को मेल्टिंग यानी कि जब गलाएँगे तो ठोस को गर्म करने पर यह द्रव में बदलता है। यानी कि जब हम ठोस को गलाएँगे तो यह ठोस से द्रव में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं, पहले ठोस था, जब हमने इसको गलाया तो यह द्रव अवस्था में बदल गया। जैसे उदाहरण देखें तो हम बर्फ को पिघलाकर हम पानी बनाते हैं, तो बर्फ ठोस थी, इसलिए वह ठोस थी और जब पानी बन गया तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई। अब है ठोस का ऊर्ध्वपातन। तो जब ठोस का ऊर्ध्वपातन होता है, तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो कुछ ठोस सीधे गैस में बदल जाते हैं, यानी कि कुछ जो ठोस होते हैं, वह द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, तो इसी को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, तो इसका जो उदाहरण है कपूर, कपूर कपूर से शुष्क बर्फ बनना, यही हमारा ऊर्ध्वपातन है। यानी कि कपूर को जब हम ऊर्ध्वपातन करेंगे, तो वह ठोस से द्रव ना बनकर सीधी शुष्क बर्फ बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखें तो ठोस के प्रकार, यानी कि जैसा कि मैंने बताया था कि ठोस के प्रकार, तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम आगे ही पढ़ चुके थे। तो इसमें जो पहला ठोस है वह है क्रिस्टलीय ठोस है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस के भी उपप्रकार होते हैं, तो पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं, उसके बाद हम इसके उपप्रकार को देखेंगे। तो ऐसे ठोस जिनमें कण, परमाणु, आयन, अणु नियमित क्रम यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट एक जैसा पैटर्न में व्यवस्थित रहते हैं। यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें ठोस है जिसमें कण नियमित यानी कि लगातार नियमित रूप से अरेंजमेंट यानी कि एक जैसा पैटर्न व्यवस्थित होता है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अगर हम इसकी मुख्य बातों की बात करें क्रिस्टलीय ठोस की, तो निश्चित आकार होता है इनका और संरचना स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा भी निश्चित होता है। इनका निश्चित गलनांक होता है, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उनका एक निश्चित गलनांक होता है, यानी कि ठोस से द्रव में बदलना एक निश्चित गलनांक होता है। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ी सी ही आंच दिखाई और वह पिघलने लगे, तो ऐसा क्रिस्टलीय ठोस नहीं होते हैं। यानी कि पिघलने का तापमान एक निश्चित होता है। अगली हम मुख्य बात देखें तो अलग-अलग दिशाओं में गुण बदलते हैं, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनकी जो अलग-अलग दिशाएँ होती हैं, तो उनके अलग-अलग दिशाओं में गुण बदलते हैं। दिशा अनुसार अलग-अलग गुण होते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें क्रिस्टलीय ठोस की, तो यह है नमक, हीरा, धातुएँ, लोहा, तांबा एवं एल्यूमीनियम, जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं। सेल्ट यानी कि नमक क्रिस्टलीय ठोस है और हीरा भी क्रिस्टलीय ठोस है, जैसा हम चित्र में देख सकते हैं। अब आगे हम देखें तो क्रिस्टलीय ठोस के भी उप प्रकार होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के भी उप प्रकार होते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस के 4 उप प्रकार होते हैं। पहला है आयनिक आयनिक ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है धात्विक क्रिस्टलीय ठोस और तीसरा है आणविक क्रिस्टलीय ठोस और चौथा है सहसंयोजक यानी कि नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। तो चलिए आगे हम इनको भी बारी-बारी से एक-एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए यानी कि पहला आयनिक ठोस यानी कि आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं धनायन या और ऋणायन से बने होते हैं, यानी कि जो आयनिक ठोस होते हैं वह धनायन और ऋणायन से बने होते हैं। यह कठोर और भंगुर आसानी से टूटने वाले हैं, यानी कि जो आयनिक ठोस हैं यह उतने कठोर भी होते हैं लेकिन भंगुर भी होते हैं, जो आसानी से टूटने वाले हैं। अगला है इसका ऊंचा गलनांक होता है, यानी कि जो आयनिक ठोस होते हैं उनका गलनांक ऊंचा होता है।
ठोस अवस्था में बिजली के खराब चालक हैं, यानी कि जो आयनिक आयनिक ठोस होते हैं, अगर वह ठोस अवस्था में है, तो वह बिजली के खराब चालक होते हैं। उनके यानी कि उनके अंदर से जो विद्युत है, बिजली है, वह उतनी अच्छी तरह से नहीं जाएगी। लेकिन लेकिन अगर हम आयनिक ठोस को घोल दें या पिघला दें, यानी कि इन्हें या तो घोल दें या पिघला दें, तो यह अच्छे चालक हो जाते हैं, यानी कि बन जाते हैं। तो साधारण शब्दों में समझें तो जो आयनिक ठोस होते हैं, अगर वह ठोस हैं, तो वह विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं। लेकिन हम अगर उन्हें पिघला दें या उनको किसी में घोल दें, तो यह बहुत ही अच्छे विद्युत के चालक हो जाते हैं, यानी कि फिर इनके अंदर से विद्युत बहुत ही अच्छी तरीके से गुजर जाएगी। यानी कि जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं, जो आयनिक ठोस होते हैं, वह धनायन और ऋण आयन से बने होते हैं, यानी कि प्लस और माइनस से बने होते हैं। और जैसा हम उदाहरण भी देखें वे आयनिक ठोस के, तो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक है, NaCl, यह एक क्रिस्टलीय ठोस तो है, लेकिन उसके साथ साथ आयनिक ठोस भी है। और अगला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यह सभी क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत भी आयनिक आयनिक क्रिस्टलीय ठोस हैं। अगला हम दूसरा देखते हैं बी। तो बी धात्विक धात्विक क्रिस्टलीय ठोस ठोस तो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह धात्विक बंध, यानी कि मेटेलिक बॉन्ड, धातु के कणों को जोड़ने वाला बल से बने होते हैं। यानी कि जो धात्विक ठोस हैं वह धात्विक बंध बंध यानी धातु के कणों से जोड़ने वाले बल से बने होते हैं। अगला है तन्य तन्य पीटकर आकार बदल सकते हैं, और लचीले यानी कि जो धात्विक ठोस हैं इनको तन्य यानी कि खींचा जा सकता है, पीटकर आकार बदल सकते हैं, यानी कि पीट के हम चादर भी बना सकते हैं, और लचीले यानी कि खींचकर तार बना सकते हैं। यह ये सभी हम धात्विक क्रिस्टलीय ठोस से कर सकते हैं। जैसा हम यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमारे धात्विक धात्विक ठोस का आकार होता है। यह अच्छे बिजली और ऊष्मा के चालक होते हैं, यानी कि जो धात्विक क्रिस्टल होते हैं वह अच्छे विद्युत यानी कि बिजली के और ऊष्मा यानी कि गर्मी के चालक होते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जो धात्विक ठोस है वह लोहा, तांबा और एल्यूमीनियम, ये सभी धात्विक ठोस हैं। अगला हम क्रिस्टलीय ठोस का उप प्रकार देखें तो वह है तीसरा, यानी कि सी नंबर, आणविक ठोस है। तो आणविक ठोस अणुओं के बीच कमजोर बलों से बने होते हैं, यानी कि जो आणविक ठोस हैं वह अणुओं के बीच कमजोर बलों से बने होते हैं। अगला है यह नरम और कम गलनांक वाले होते हैं, यानी कि जो आणविक ठोस हैं वह नरम होते हैं और कम गलनांक वाले होते हैं। जैसा हम यहाँ पर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड यह आणविक ठोस है, आयोडीन यह भी आणविक ठोस है। ठोस व बिजली के खराब चालक होते हैं, यानी कि जो आणविक ठोस हैं वह बिजली के खराब चालक होते हैं। जैसे हम उदाहरण देखें तो आयोडीन, चीनी यानी कि शुगर, शुष्क बर्फ यानी कि सूखी बर्फ, ड्राई आइस, ये सभी आणविक ठोस हैं। अब अगला हम चौथा और अंतिम क्रिस्टलीय ठोस का उप प्रकार देखें तो वह है सहसंयोजक नेटवर्क ठोस है, डी सहसंयोजक नेटवर्क ठोस। अब सहसंयोजक नेटवर्क ठोस है वह पूरे क्रिस्टल स्फटिक में कण मजबूत सहसंयोजक सहसंयोजक नेटवर्क ठोस क्रिस्टल यानी कि इस स्फटिक में में कण मजबूत सहसंयोजक यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी वाला बंध से जुड़े होते हैं। यानी कि जो सहसंयोजक नेटवर्क ठोस है यह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा जुड़ा होता है। यह बहुत कठोर यानी कि वेरी हार्ड और उच्च गलनांक वाला होता है, यानी कि जो संयोजक नेटवर्क ठोस है वह बहुत कठोर और उच्च गलनांक वाला होता है। आमतौर पर बिजली के खराब चालक होते हैं, यानी कि जो सहसंयोजक यानी कि नेटवर्क ठोस है यह आमतौर पर बिजली के खराब चालक होते हैं। लेकिन एक जो ग्रेफाइट है यह भी सहसंयोजक नेटवर्क ठोस का प्रकार है, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर यानी कि ग्रेफाइट अपवाद है, यह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, तो यह अपवाद है, इसको भी आप याद रखें।
तो जो ग्रेफाइट है इसको छोड़कर सहसंयोजक नेटवर्क ठोस आमतौर पर बिजली के खराब चालक होते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें तो हीरा, क्वार्टज यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड और ग्रेफाइट, ये सभी सहसंयोजक नेटवर्क ठोस के प्रकार हैं, जैसा कि हम यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे है हमारा अकेस्टलीय ठोस है। जैसा कि हमने अभी पिछले में क्रिस्टलीय ठोस को कंप्लीट किया, उसके अंदर उसके 4 उपप्रकार थे, उसको भी कंप्लीट किया। अब है हमारा ठोस के अंदर ही जो दूसरा था अकेस्टलीय ठोस, तो उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम अकेस्टलीय ठोस की परिभाषा देखें तो अकेस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिनमें कण अनियमित है, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस थे उसके जो कण थे वह नियमित थे, लेकिन अकेस्टलीय ठोस के कण अनियमित अनियमित यानी कि बिना क्रम के यानी कि बिना पैटर्न के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसकी जो मुख्य बातें हैं यानी कि अकेस्टलीय ठोस की जो मुख्य बातें हैं वह है लंबी दूरी तक कोई नियमित क्रम नहीं होता है, यानी कि जो अकेस्टलीय ठोस होते हैं इनकी लंबी दूरी तक कोई भी नियमित क्रम नहीं होता है। दूसरा, निश्चित गलनांक नहीं, यानी कि जो अक्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक है वह निश्चित नहीं होता है, जबकि हमने देखा था कि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है। धीरे-धीरे मुलायम होकर पिघलते हैं, जैसा कि आपने प्लास्टिक और रबड़ को देखा भी होगा। तो ये सभी हमारे अक्रिस्टलीय ठोस हैं। तो यह धीरे-धीरे मुलायम होते हैं, इनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। अगला, सभी दिशाओं में गुण समान रहते हैं, यानी कि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं इनके जो गुण होते हैं वह सभी दिशाओं में आइसोटोपिक यानी कि समान गुण होते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो कांच, रबर, प्लास्टिक, मोम ये सभी अक्रिस्टलीय ठोस हैं, जैसा कि हम इमेज में भी देख सकते हैं। इन्हें अतिशीतित इन्हें अतिशीतित इन्हें अतिशीतित द्रव बहुत ठंडा करके जमाया गया, यानी कि जो अतिशीतित होता है बहुत ठंडा करके जमाया गया द्रव भी कहा जाता है। यानी कि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं इन्हें अतिशीतित द्रव भी यानी कि बहुत ठंडा करके जमाया गया भी कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं चलिए तो अब हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस कणों की व्यवस्था, अरेंजमेंट यानी कि कण, परमाणु, आयन, अणु एक निश्चित क्रम क्रम यानी कि समान पैटर्न में व्यवस्थित रहते हैं। और जो अकेस्टलीय ठोस के हैं, कणों की व्यवस्था, कण अनियमित, बिना पैटर्न के तरीके से व्यवस्थित होते हैं, यानी कि हम इनका अंतर एक-एक देखते चलते हैं। अगर हम क्रिस्टलीय ठोस की आकार की बात करें तो इनका निश्चित ज्यामितीय आकार आकार होता है, जबकि जो अकेस्टलीय ठोस हैं, इनका कोई निश्चित निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। जैसे ही हम यहाँ पर उदाहरण भी देख सकते हैं कि जो हीरा है या क्रिस्टलीय ठोस है, इसलिए इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, जबकि रबड़ रबड़ एक क्रिस्टलीय ठोस है तो इसका कोई नियमित आकार नहीं होता है। अगर हम गलनांक की बात करें क्रिस्टलीय ठोस की तो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है, यानी ये अचानक पिघलते नहीं हैं। यानी कि ये अचानक पिघलते पिघलते नहीं है, इनका जो गलनांक है वह निश्चित होता है। यहाँ पर थोड़ा-सा टाइपिंग में शायद मिस्टेक हो सकती है, यानी ये अचानक अचानक पिघलते हैं, सॉरी नहीं हुई है, ये यहाँ पर सही है। इनका जो गलनांक होता है वह निश्चित होता है और यह धीरे-धीरे नहीं पिघलते हैं, ये अचानक पिघलते हैं। अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक की बात करें तो निश्चित नहीं है, ये धीरे-धीरे मुलायम होकर पिघलते हैं। अगर हम इसके गुणधर्म की बात करें क्रिस्टलीय ठोस की तो दिशा अनुसार जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके गुण दिशा अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। जबकि जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं इनके गुणधर्म सभी दिशाओं में समान समान रहते हैं, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस के गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस के सभी गुण दिशा अनुसार बदल जाते हैं, यानी कि अलग-अलग हो सकते हैं। अगर यांत्रिक गुण की बात करें तो तो क्रिस्टलीय ठोस कठोर कठोर और मजबूत होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हीरा संसार की सबसे कठोरतम वस्तु है। यांत्रिक गुण की बात करें तो जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं वह अपेक्षाकृत नरम और कभी-कभी लचीले होते हैं।
अब हम उदाहरण देखते हैं तो नमक एक क्रिस्टलीय ठोस है, हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस है जैसा आप यहाँ पर देख ही रहे हैं और धातुएँ और लोहा जैसे धातुएँ लोहा, तांबा ये सभी भी क्रिस्टलीय ठोस हैं। अक्रिस्टलीय जो ठोस हैं उसमें काँच है, काँच अक्रिस्टलीय ठोस है, रबर अक्रिस्टलीय ठोस है और प्लास्टिक और मोम अक्रिस्टलीय ठोस हैं। तो इसका आप सीधा-सा एक याद रखें कि जो जिनका गलनांक निश्चित होता है यानी कि वह अचानक एकाएक पिघल जाते हैं, वह होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और जो धीरे-धीरे पिघलते हैं वह होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो चलिए अब आगे हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा द्रव अवस्था। जैसा कि हमने ठोस अवस्था में ठोस को कंप्लीट कर लिया और ठोस के अंदर भी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस के अंदर भी 5 उपप्रकार थे, उन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं हम द्रव अवस्था। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो द्रव वह अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयन यानी आयतन सॉरी आयन नहीं आयतन यानी वॉल्यूम वॉल्यूम निश्चित होता है। लेकिन लेकिन आकार यानी कि शेप निश्चित नहीं होता है। यानी कि जो द्रव अवस्था है उसमें आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जैसा कि हम यहाँ पर फ़ोटो में भी देख सकते हैं कि अगर यह जैसे काँच का कोई भी पात्र है यानी कि बर्तन है, तो इसमें 5 किलो यानी कि इसका आयतन निश्चित है कि इसमें 5 किलो ही बनेगा, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं है। अगर हम इसको टेढ़ा कर देंगे, तो जो हमारा द्रव है उसी उसी आकार में हो जाएगा यानी कि इसका आयतन निश्चित है कि इसमें 5 किलो ही बनेगा, लेकिन इसका सॉरी आयतन निश्चित है, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं है। द्रव अपने बर्तन बर्तन का आकार ले लेता है। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि अगर हम इस काँच के पात्र को टेढ़ा कर देंगे तो ये द्रव उसी टेढ़े आकार में हो जाएगा। अब इसके हम मुख्य गुणधर्म देखते हैं। तो आयतन निश्चित जो द्रव अवस्था है उसका आयतन निश्चित होता है। द्रव को कितना भी डालें उसका आयतन नहीं बदलता है। आकार निश्चित नहीं, तो यह हमेशा बर्तन का आकार ले लेता है जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया। कण कण पास-पास लेकिन ढीले, तो जो द्रव है इसके कण पास-पास तो होते हैं लेकिन ढीले होते हैं। कण कण ए कण कण एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं यानी कि जो द्रव अवस्था के कण हैं वह एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। अगला है संपीड्य नहीं यानी कि जो द्रव अवस्था है यह संपीड्य का अर्थ है कि इसे दबा तो यह संपीड्य नहीं है। द्रव को दबा कर छोटा नहीं किया जा सकता है यानी कि यह संपीड्य नहीं होता है। प्रभावशील प्रभावशील यानी कि द्रव आसानी से बह सकते हैं यानी कि प्रभावशील होते हैं यानी कि द्रव आसानी से बह सकते हैं। अगला है सतही तनाव। तो द्रव में सतही तनाव सतह पर अणुओं के आकर्षण से द्रव बूंदों का आकार गोल गोल बनाता है यानी कि सतही तनाव होता है। स्नेहकता स्नेहकता यानी कि द्रव का बहाव अलग अलग होता है जैसे शहद का बहाव अलग होता है यानी कि शहद गाढ़ा है तो इसका बहाव अलग होगा, पानी पतला है तो इसका बहाव अलग होगा। यानी कि अगर हम शहद को डालें तो वह बहुत ही धीमे फैलेगा लेकिन पानी एकाएक फैल जाएगा तो इसका स्नेहकता यानी कि बहाव अलग अलग होता है। अब द्रव के उदाहरण देखें तो पानी द्रव है, दूध द्रव है, तेल द्रव है, पारा भी एक द्रव है और शहद भी एक द्रव है। जैसे हम यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं द्रव के कण भी पास तो होते हैं लेकिन वह ढीले होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है द्रव के परिवर्तन यानी कि द्रव में कौन-कौन से परिवर्तन होते हैं। तो द्रव के परिवर्तन तो पहला जो द्रव में परिवर्तन होता है वह होता है वाष्पीकरण। तो द्रव धीरे-धीरे गैस में बदलता है सतह से इसी को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण पानी का सूखकर भाप बन जाना यह वाष्पीकरण है। अगला है उबालना यानी कि बॉयलिंग। द्रव पूरे आयतन से गैस में बदलता है। उदाहरण पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनता है, यही उबलना है। तीसरा है हमारा जमना यानी कि फ्रीजिंग। द्रव ठंडा होकर ठोस बन जाता है। जैसे उदाहरण पानी जमकर बर्फ बन जाता है। यह सभी द्रव के हम परिवर्तन देख रहे हैं। उदाहरण पानी जमकर बर्फ बनना। अगला है संघनन यानी कि कंडेंसेशन गैस ठंडा होकर द्रव बनती है।
द्रव बनती है। उदाहरण, बादल से वर्षा का जल बनना, यह भी द्रव के परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अब आगे हम देखें द्रव के प्रकार, यानी कि द्रव कितने प्रकार के होते हैं। तो द्रव पहला होता है शुद्ध द्रव, यानी कि प्योर लिक्विड। केवल एक प्रकार के अणु होते हैं, यानी कि जो शुद्ध द्रव होता है उसमें केवल एक प्रकार के अणु होते हैं। जैसे उदाहरण, शुद्ध पानी, शुद्ध एल्कोहल, यानी कि शुद्ध पानी और शुद्ध शराब शुद्ध द्रव के प्रकार में आते हैं। अगला है, दूसरा है मिश्रित द्रव। मिश्रित द्रव तो दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण मिश्रण यह मिश्रित द्रव का प्रकार है। जैसे उदाहरण, दूध दूध तो दूध में पानी भी होता है और वसा भी होता है। नींबू पानी तो नींबू पानी में नींबू भी होता है और पानी भी होता है, तो यह मिश्रित द्रव की श्रेणी में आएंगे। तीसरा है वाष्पशील द्रव। तो जो आसानी से वाष्पित हो जाते हैं, जो आसानी से वाष्पित हो जाते हैं उन्हें वाष्पशील द्रव कहते हैं। जैसे उदाहरण है पेट्रोल पेट्रोल और परफ्यूम। चौथा प्रकार है हमारा द्रव का प्रकार गैर वाष्पशील द्रव, यानी कि जो धीरे धीरे वाष्पित होते हैं वह गैर वाष्पशील द्रव होते हैं। उदाहरण उदाहरण जैसे जैसे शहद, ग्लिसरीन, यह सभी गैर वाष्पशील द्रव हैं। अब है द्रव अवस्था का महत्व। द्रव अवस्था का महत्व तो दैनिक जीवन में जो द्रव का महत्व है, पीने के लिए पानी, दूध, चाय, ये सभी द्रव अवस्था में है। उद्योगों में पेट्रोल, डीजल, तेल, केमिकल्स आदि द्रव अवस्था के उदाहरण हैं। चिकित्सा में दवाइयां द्रव अवस्था में आती हैं, जैसे सिरप, इंजेक्शन। चौथा है हमारा कृषि में, तो कृषि में कीटनाशक द्रव अवस्था में आती हैं। खाद के घोल भी द्रव अवस्था में आते हैं। प्रकृति में वर्षा चक्र भी द्रव अवस्था में होता है, जैसे बाष्पीकरण प्लस संघनन। यहाँ पर हम द्रव अवस्था के परिवर्तन की फोटो भी देख सकते हैं, कि जैसे हम यहाँ पर आग लगाएंगे, गर्म करेंगे तो यह भाप बनकर उड़ जाएगा। रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था के कण दूर दूर होते हैं, जबकि अगर हम इसको ठंडा कर दें तो इसके कण, जैसा कि हम यहाँ पर देखें, तो पास पास आते हैं और यह जमकर बर्फ बन जाती है, जो कि सॉलिड का रूप ले लेती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं गैस अवस्था, यानी कि ठोस अवस्था देख ली, द्रव अवस्था देख ली, अब देखते हैं हम गैस अवस्था। तो परिभाषा, गैस वह अवस्था है जिसमें पदार्थ का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। यानी कि जो गैस अवस्था है उसमें ना तो गैस का आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। गैस हर दिशा में फैलकर उपलब्ध स्थान को पूरी तरह भर देती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि गैस के कण बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए इसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। तो हम सबसे पहले अब इसके मुख्य गुणधर्म देखते हैं, यानी कि गैस के मुख्य गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो ना आकार निश्चित, ना आयतन निश्चित, गैस हमेशा पूरे बर्तन को भर देती है। कण कण बहुत दूर दूर इनके बीच खाली स्थान बहुत अधिक होता है, यानी कि गैस के कण बहुत दूर दूर होता है, इनके बीच खाली स्थान बहुत अधिक होता है। गैस तेज गति, हाई स्पीड, यानी कि गैस के कण स्वतंत्र रूप से बहुत तेजी से चलते रहते हैं। चौथा मुख्य गुणधर्म देखें तो आसानी से संपीड्य होते हैं, यानी कि गैस को दबाकर छोटा किया जा सकता है। कम घनत्व, यानी कि गैस का घनत्व कम होता है। गैसों का घनत्व ठोस और द्रव से बहुत कम होता है। अब दबाव डालना, यानी कि गैस बर्तन की दीवारों पर टकराकर दबाव डालती हैं। अब है फैलना, गैसें आपस में तेजी से मिल जाती हैं, यानी कि इनका फैलाव इतने तेज होता है कि यह आपस में बहुत तेजी से मिल जाती है। उदाहरण, अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैलना, यानी कि अगरबत्ती की खुशबू कितनी जल्दी हमारे पूरे कमरे में फैल जाती है, तो यह गैस अवस्था में होती है। अब हम गैस के उदाहरण देखें तो ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है,
हाइड्रोजन गैस है और हीलियम गैस है। तो ये सभी बहुत सारी गैसें हैं और अभी भी बहुत सारी गैसें हैं। आगे हम देखते हैं गैस के परिवर्तन यानी कि चेंज चेंज ऑफ स्टेट। पहले हम देखते हैं गैस के परिवर्तन। तो गैस संघनन, गैस ठंडी होकर द्रव में बदल जाती है। यानी कि जब गैस का संघनन होता है तो यह ठंडी होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देखें देखें तो अगर हम गैस को ठंडा यानी कि फ्रीजिंग कर दें तो यह सॉलिड अवस्था में सॉरी अगर हम गैस को ठंडा करें तो यह लिक्विड में बदलेगी और लिक्विड अवस्था को ठंडा कर देंगे तो यह सॉलिड अवस्था में यानी ठोस अवस्था में बदल जाएगी। उदाहरण बादल से वर्षा बनना यानी कि बादल से वर्षा बनना। बादल में जब बादल होते हैं तो वह गैस अवस्था में होती है, लेकिन लेकिन जब उसका संघनन होता है यानी कि गैस ठंडी होकर बरसती है तो वह द्रव अवस्था में बरसती है। अगला है हमारा स्फुटीकरण यानी कि डिपोजिशन। गैस सीधे ठोस में बदल सकती है यानी कि गैस है वह सीधे ठोस में भी बदल सकती है। उदाहरण ठंडी सतह पर बर्फ जमना यानी कि अगर आपको गैस को सीधा ठोस में बदलना है तो कहीं ठंडी सतह होगी बहुत ज्यादा ठंडी, तो वहां पर जो गैस टकराएगी यानी कि उससे टकरा कर निकलेगी तो वह द्रव अवस्था में ही सीधी ठंडी होकर बर्फ बन जाएगी। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि बहुत ज्यादा ठंडे स्थान होते हैं तो वहां पर बारिश होती है तो वह लिक्विड की अवस्था में ना रहकर सीधी बर्फ के रूप में बरसने लगती है। अगला है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण यानी कि उबालना, द्रव से गैस बनती है। अब गैस अवस्था का महत्व यानी कि गैस अवस्था का महत्व क्या क्या है। तो जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन श्वसन के लिए जरूरी है। पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी कि अगर पौधों के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उससे पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण पूरा करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए आवश्यक है। उद्योगों में अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस का प्रयोग उर्वरक, वेल्डिंग और दवा उद्योग में आदि सभी गैसों का उपयोग उद्योगों में किया जाता है। मनोरंजन के में तो गुब्बारे और एयरशिप के लिए हीलियम और हाइड्रोजन यह सभी मनोरंजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पर्यावरण और मौसम। तो वायुमंडल में गैसों का मिश्रण जो जीवन और जलवायु दोनों को नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है गैसों के नियम। तो इसके जो गैसों के नियम हैं इनको हम विस्तार से अलग अगले चैप्टर में जहां गैसों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां उन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो गैसों के नियम है उनको भी मैंने संक्षेप रूप में दिया है। तो गैसों का जो पहला नियम है वह है बॉयल का नियम। तो बॉयल का नियम जो कहता है वह कहता है यदि तापमान स्थिर है तो गैस दाब यानी कि प्रेशर और आयतन यानी कि वॉल्यूम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि एक बढ़े तो दूसरा घटे होते हैं। यानी कि बॉयल का नियम कहता है यदि तापमान से स्थिर है यानी कि उसको दिया गया तापमान से स्थिर है तो गैस का दाब और आयतन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी कि विपरीत का मतलब है कि एक बढ़ेगा और दूसरा घटेगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि P बराबर P बराबर 1/1/V यानी कि प्रेशर व्युत्क्रमानुपाते 1/V यानी कि अगर P1 और V1 बराबर है तो P2V2 एक दूसरे के आगे बढ़ेंगे। यानी कि इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जैसे कि कथन कह रहा है कि अगर तापमान किसी को गर्मी समान रूप से देंगे तो अगर उसका आयतन दाब यानी कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उसका आयतन घटेगा और अगर आयतन बढ़ेगा तो उसका प्रेशर घटेगा। यानी कि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आयतन बढ़ा तो यहाँ पर दाब घट गया और अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन घट जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। उदाहरण सिरिंज दबाने पर हवा का आयतन घटता है। यानी कि जैसे इंजेक्शन लगाने वाली जो सिरिंज होती है उसमें जब हवा का आयतन घटता है तो दाब बढ़ता है। जैसे ही हम उसको सिरिंज को दबाते हैं तो हवा का जो आयतन है वह घटता है लेकिन दाब बढ़ जाता है।
अगला अगला उदाहरण है, गोताखोर गहराई में जाने पर दाब बढ़ता है। यानी कि जो गोताखोर गहराई में जाते हैं तो उनके ऊपर दाब, पानी का दाब बढ़ता है और फेफड़े में हवा का आयतन घटता है। यानी कि दाब बढ़ता है तो उनके अंदर फेफड़ों में जो वो सांस लेते हैं तो उसका आयतन घटता है। तीसरा है, गुब्बारे को दबाने पर वह छोटा हो जाता है। यानी कि हमने दाब बढ़ाया, यानी कि दाब बढ़ाया तो उसका आयतन घट गया। अगला नियम हम देखते हैं गैसों के नियम में, वह है चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स का नियम क्या कहता है? तो चार्ल्स का नियम कहता है, यदि दाब स्थिर है, यानी कि दाब यानी कि प्रेशर प्रेशर स्थिर है, यानी कि एक जगह रुका हुआ है, ना तो हम उस पर प्रेशर दे रहे हैं ना ही घटा रहे हैं, तो गैस का आयतन भी और परम तापमान यानी कि टेम्परेचर सीधे अनुक्रमानुपाती, यानी कि एक बढ़े तो दूसरा बड़े होते हैं। तो चार्ल्स का नियम कहता है कि यदि दाब समान है और अगर हम आयतन बढ़ाते हैं तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका आयतन भी बढ़ेगा, जैसा कि हम यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने टेम्परेचर दिया, इसको जैसे हमने यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाया तो हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाया तो इसका प्रेशर भी, इसका जो आयतन है वह भी बढ़ गया। जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर कम था तो यहाँ पर आयतन आयतन यानी कि वॉल्यूम कम था, लेकिन जैसे ही हमने, आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यह टेम्परेचर यानी कि तापमान इतना छोटा सा, लेकिन जब हमने इसको बढ़ाकर इतना ज्यादा कर दिया तापमान को, तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आयतन भी बढ़ गया। पहले आयतन यहाँ से था लेकिन अब आयतन यहाँ पर पहुंच गया है। चलिए, तो इसका जो सूत्र होता है V अनुपात T, यानी कि V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2, यह सूत्र है। आगे हम इसके जो सवाल हल करेंगे वह इसी सूत्र से हल करेंगे जब हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। उदाहरण, गर्म हवा का गुब्बारा गर्म करने पर फैलता है। अगला है, फ्रिज में गैस ठंडी होने पर सिकुड़ जाती है। कार के टायर गर्म होने पर हवा का आयतन बढ़ता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा गैसों का नियम देखते हैं, तो वह है एवोगैड्रो का नियम। तो एवोगैड्रो का नियम कहता है कि समान तापमान और दाब पर समान आयतन की सभी गैसों में समान संख्या में अणु यानी कि मॉलिक्यूल होते हैं। अब इसे आप साधारण भाषा में समझिए तो एवोगैड्रो का नियम कहता है कि अगर समान तापमान है, यानी कि हम उसे समान तापमान यानी गर्मी दे रहे हैं, और दाब समान है और समान ही आयतन है, तो सभी गैसें यानी कोई भी गैस हो उनके अंदर जो अणु हैं वह समान होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जैसे दो गैसें हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसके 12 अणु यहाँ हैं और 12 अणु यहाँ हैं। जब हमने इसे जोड़ा तो यहाँ पर इसके यहाँ पर 12 अणु ही हुए, या फिर हमने इसे जल बना दिया तब भी इसमें जैसे 12 पहले यहाँ पर 12 और 12 24 थे, लेकिन जब हमने इसे समान ही रखा, इसे मिलाया तब भी यहाँ पर 12 ही अणु रहे। तो इनका साफ कहना है कि अगर समान तापमान है और समान दाब है और समान आयतन है तो वह कोई भी गैस हो उसके अंदर जो अणु की संख्या है वह भी समान होगी। चलिए आगे हम देखते हैं चौथा और अंतिम गैसों का नियम। तो वह है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा, ये मैंने सूत्र वगैरह इसको छोड़ दिया था, तो इसका सूत्र है वह भी समानुपाते n, यानी कि V1 बटा N1 और बराबर V2 बटा N2, जहां n मोल संख्या है। उदाहरण जैसे STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल नाइट्रोजन और 1 मोल हाइड्रोजन सभी का आयतन 22.4 लीटर है। तो और अगला है, दो गुब्बारों में अलग अलग गैसें हों लेकिन मोल संख्या समान हो तो आयतन भी समान होगा। अब अगला देखते हैं हम गैलू-शॉक का नियम। तो गैलू-शॉक का जो नियम कहता है वह कहता है यदि आयतन स्थिर है तो गैस का दाब यानी कि प्रेशर और परम ताप यानी कि टेम्परेचर सीधे अनुपाती
सीधे अनुपाती यानी कि एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, यानी कि सीधे अनुपाती यानी समान अनुपाती होते हैं। जैसे कि सूत्र P अनुपात T या P1/T1 और P बराबर P2/V2। जैसा कि हम कथन के हिसाब से अगर हम देखें तो कथन कह रहा है यदि आयतन स्तर है, यानी कि इसका जो आयतन देख रहे हैं, आयतन दोनों का बराबर है। यदि आयतन स्तर है तो गैस का दाब यानी कि P परम तापमान सीधे अनुपाती समान होता है, यानी कि इसका जो दाब है वह और जो तापमान है वह समान होंगे। जैसा कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं T1 T2 और P1 P2। चलिए हम इसके उदाहरण भी देखते हैं। गैस सिलेंडर गर्म करने पर अंदर का दाब बढ़ जाता है, यानी कि जब हम गैस सिलेंडर को गर्म करेंगे तो उसके अंदर का दाब बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर समान टेम्परेचर है, जैसे इसका आयतन तो आपने देख लिया कि दोनों बराबर भरे हुए हैं। तो जब हम इसे गर्म करेंगे तो यहाँ पर हमने देखा कि टेम्परेचर 2 था, लेकिन जब हमने इसको गर्म किया तो इसका तापमान बढ़ा तो इसका दाब भी बढ़ गया, इसका दाब 2 से 4 हो गया। तो गैस सिलेंडर गर्म करने पर अंदर का दाब बढ़ जाता है। दूसरा है प्रेशर कुकर में भाप का दाब बढ़ता है। और तीसरा है टायर गर्म होने पर दबाव बढ़ जाता है। तो चलिए हमने गैसों के नियम भी देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो हम इसको भी देख सकते हैं कि प्लाज्मा कैसा दिखता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा सूर्य बना है यह प्लाज्मा अवस्था से बना हुआ है। तो प्लाज्मा इसी प्रकार से दिखता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो प्लाज्मा पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें गैस के अणु या परमाणु बहुत अधिक ऊर्जा एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं और आयनीकृत इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, यानी कि जो गैस है उसके अणु परमाणु बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और आयनीकृत होकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं या निकल जाते हैं। इसमें धन आवेशित कण पॉजिटिव आयंस और मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक साथ पाए जाते हैं। इसे पदार्थ की चौथी अवस्था यानी कि फोर्थ स्टेज कहा जाता है। यानी कि अगर साधारण भाषा में समझें तो गैस के अणु या परमाणु बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और आयनीकृत होकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, तो इसी को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं और इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। अब इसके हम मुख्य गुणधर्म देखते हैं। तो प्लाज्मा के जो मुख्य गुणधर्म है आवेशित अवस्था, इसमें धनायन यानी पॉजिटिव और ऋणायन यानी कि निगेटिव दोनों मौजूद रहते हैं। दूसरा जो हमारा मुख्य गुणधर्म है वह है विद्युत चालक, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण बिजली और चुंबकत्व को प्रभावित करता है। यानी कि जो प्लाज्मा है वह विद्युत चालक होता है, इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण बिजली और चुंबकत्व को प्रभावित करता है। तीसरा है चमकदार यानी कि ग्लोविंग, प्लाज्मा अक्सर रोशनी छोड़ता है। चौथा है गैस जैसी यानी कि प्लाज्मा का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, यानी कि गैस जैसी का मतलब कि गैस का भी आयतन और आकार निश्चित नहीं था। इसी प्रकार से प्लाज्मा का भी आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। पांचवा है चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित है। यह चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में हिलता डुलता है। चलिए अब आगे देखते हैं प्राकृतिक उदाहरण। तो जो प्लाज्मा के प्राकृतिक उदाहरण हैं वह हैं सूर्य और अन्य तारे प्लाज्मा से बने हैं। जैसे यहाँ पर हम देख भी सकते हैं सूर्य। बिजली की चमक लाइटनिंग प्लाज्मा है, यानी कि जो बिजली की चमक है वह भी प्लाज्मा है, जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। अगला ध्रुवीय ज्योति यानी कि आसमान में रंगीन रोशनी, यह भी प्लाज्मा है। आग की लौ, इसमें आंशिक प्लाज्मा मौजूद होता है, यह पूरी तरह प्लाज्मा तो नहीं होता है लेकिन आंशिक रूप से मौजूद होता है।
अब दूसरा है कृत्रिम उदाहरण, यानी कि प्लाज्मा के कृत्रिम उदाहरण। तो प्लाज्मा के जो कृत्रिम उदाहरण है, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाए गए प्लाज्मा है, वह है ट्यूबलाइट है, CFL बर्फ है। इनके अंदर गैस आयनीकृत होकर प्लाज्मा प्लाज्मा बनती है, इसलिए इन्हें कृत्रिम प्लाज्मा में गिना जाता है। जैसे हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, टीवी LED। प्लाज्मा टीवी चित्र बनाने के लिए प्लाज्मा का उपयोग होता है। अगला है फ्यूजन रिएक्टर, यानी कि ऊर्जा पैदा करने में भी प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में प्लाज्मा टॉर्च है, यानी कि जो प्रयोगशालाएं होती हैं वहां पर एक प्लाज्मा टॉर्च होती है। अगला है प्लाज्मा कैसे बनता है। तो प्लाज्मा, यदि किसी गैस को उच्च उच्च तापमान हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाए या उस पर बहुत जोरदार विद्युत प्रवाह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट डाला जाए, तो गैस के अणु आयनीकृत होकर प्लाज्मा में बदल जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। इस प्रकार गैसों के अणु बहुत अधिक ऊर्जा लेकर आयनीकृत होकर प्लाज्मा का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार से गैस के अणु उच्च ऊर्जा लेकर जुड़ते जुड़ते प्लाज्मा का रूप ले लेते हैं। अब हम देखते हैं प्लाज्मा के प्रकार, जैसा कि अभी हमने ऊपर भी समझा। तो प्राकृतिक प्लाज्मा है सूर्य, तारे, बिजली की चमक, ये सभी प्राकृतिक प्लाज्मा है। कृत्रिम प्लाज्मा ट्यूबलाइट, नियोन साइंस प्लाज्मा, टीवी, ये सभी कृत्रिम प्लाज्मा है। जैसा कि ये हमारे प्राकृतिक प्लाज्मा और ये है कृत्रिम प्लाज्मा। अब हम प्लाज्मा के महत्व देखते हैं। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, तो प्लाज्मा में परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन से प्रकाश और ऊर्जा ऊर्जा मिलती है। अगला इसका महत्व है प्रकाश किरण उपकरणों में। ट्यूबलाइट, CFL, नियोन साइंस, ये सभी प्रकाश उपकरणों के रूप में प्लाज्मा का उपयोग होता है। मनोरंजन के लिए प्लाज्मा टीवी। चौथा है अंतरिक्ष विज्ञान में तारों और आकाश गंगाओं को समझने के लिए। और अंत में उद्योगों में वेल्डिंग, कटिंग और उच्च तापमान प्रयोगों में। अब आगे देखते हैं हम पदार्थ की पांचवी अवस्था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो बोस आइंस्टीन संघनन, BEC, पदार्थ की ऐसी अवस्था है जो बहुत कम तापमान यानी कि 273 डिग्री सेल्सियस माइनस, यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, -273 डिग्री, सॉरी यहाँ पर सही लिखा है, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन पर बनती है। इसमें गैस के परमाणु कण अपनी ऊर्जा खोकर एक ही क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि सभी कण एक जैसा व्यवहार करने लगते हैं। तो जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है उसमें गैस को इतना ठंडा किया जाता है कि उससे नीचे पदार्थ कोई भी ठंडा नहीं हो सकता है, और जब उस अवस्था में कोई भी पदार्थ ठंडा हो जाता है तो उसी अवस्था को हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं कहते हैं। अब इसके जो मुख्य गुणधर्म हैं, जैसा कि हम यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं, ये है हमारी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। यानी कि सबसे पहले ठंडा किया तो यहाँ पर ये कण पास-पास आए, फिर और पास-पास आए और उसके बाद में बिल्कुल जुड़ गए, यानी कि अब यह बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था में पहुँच चुके हैं। इसके जो मुख्य गुणधर्म है वह है अत्यंत ठंडी अवस्था यानी कि एक्सट्रीमली कोल्ड, लगभग 0 केल्विन यानी कि 0 केल्विन पर। क्वांटम प्रभाव, सभी कण एक ही तरंग वेव की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था में जो कण पहुंच जाते हैं तो उसमें अगर 10 कण भी है तो वह एक ही तरह की तरंग में चलने लगते हैं, यानी कि एक ही तरह की तरंग की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अगला है सुपर फ्लूइडिटी, यानी कि बिना घर्षण फ्रिक्शन के बह सकते हैं, यानी कि अगर कोई पदार्थ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था में पहुंच जाता है तो वह घर्षण यानी कि किसी भी वस्तु से घर्षण नहीं करता है और वह थोड़ा सा जो तल है उससे ऊपर उठकर चलता है। सुपर कंडक्टिविटी, यानी कि विद्युत को बिना प्रतिरोध के प्रवाहित कर सकते हैं, यानी कि विद्युत लाइट को अगर हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था से गुजारेंगे तो वहां पर लाइट बिल्कुल भी खर्च नहीं होगी और बिना
बिना प्रतिरोध के यानी रेसिस्टेंस के गुजार सकता है। अगला है बहुत नाजुक अवस्था, यानी कि जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था होती है, थोड़ी सी भी गर्मी या हलचल से भी खत्म हो सकती है, यानी कि बहुत ही नाजुक अवस्था होती है। अगर हम उसको थोड़ी सी भी गर्मी दे दें या हलचल दे दें तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था खत्म हो सकती है। उदाहरण एग्जाम्पल, बोस आइंस्टीन यानी कि बीईसी स्वाभाविक रूप से प्रकृति में नहीं मिलता है, इसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है, यह प्राकृतिक अवस्था में नहीं मिलता है, यानी कि प्रकृति द्वारा यह नहीं मिलता है। अब आप सोचिए कि अगर कोई वस्तु प्राकृतिक रूप से मिलती है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था में, तो यह प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है, इसे केवल प्रयोगशाला में ही बनाया जा सकता है। अब है 1995 में अमेरिका के वैज्ञानिक एरिक कॉर्नेल और कॉर्ल बीमन ने पहली बार रूबिडियम गैस को ठंडा करके बीईसी बनाया था, यानी कि पहली बार अमेरिका के वैज्ञानिक थे एरिक कॉर्नल और कॉर्ल बीमन ने पहली बार रूबिडियम गैस को ठंडा करके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था बनाया था। अगला है सोडियम और हाइड्रोजन गैसों के परमाणु से भी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बनने की प्रक्रिया, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था बनने की प्रक्रिया प्रक्रिया किसी गैस को बहुत अत्यंत निम्न तापमान यानी 0 केल्विन पर ठंडा किया जाता है तो वह बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था में बदल जाता है। दूसरा है ठंडा होने पर कणों की ऊर्जा लगभग शून्य हो जाती है, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था में पहुंचने पर कणों की ऊर्जा शून्य हो जाती है। तीसरा है सभी परमाणु कण एक ही क्वांटम अवस्था यानी कि सिंगल क्वांटम स्टेज में आकर एक ही सुपर कण की तरह व्यवहार करने लगते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देखें, पहले पास हुए कण, उसके बाद और पास हुए, उसके बाद ठंडे होकर बहुत ही पास आ गए तो यही अवस्था है हमारी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब की खोज, तो पहला है सत्येंद्र नाथ बोस, भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने इस विचार की नींव रखी। तो जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था थी, इसकी जो नींव रखी थी हमारे भारत के ही वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस बोस पहले, क्योंकि दुनिया को केवल 4 अवस्थाओं का पता था, लेकिन हमारे भारत देश के ही वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने इस 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की नींव रखी थी। इसीलिए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इसमें बोस का नाम भी प्रयोग होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। और इसको जब इन्होंने दुनिया के सामने बताया सत्येंद्र नाथ बोस ने कि हमने 5वीं अवस्था की खोज कर ली है, जो कि है बोस 5वीं अवस्था की खोज की है। तो ये अंग्रेज हैं, ये इन्होंने कभी भी अपना भला नहीं सोचा, तो इन्होंने सोचा कि ये भारत के लोग कैसे खोज कर सकते हैं, ये गुलाम लोग हैं, ये कैसे खोज कर सकते हैं। तो इनकी जो खोज थी, इनकी खोज नहीं छापी गई। फिर इन्होंने क्या किया कि अपनी ये खोज लिखकर और एल्बर्ट आइंस्टीन थे उनके पास में इनको भेज दिया और उनसे कहा कि मैंने ये पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की है। फिर उन्होंने इसके बारे में देखा तो वह भौचक्के रह गए कि एक गुलाम देश भारत के में भी ऐसे वैज्ञानिक हैं कि उन्होंने 5वीं अवस्था की खोज की। उसके बाद में जब एल्बर्ट आइंस्टीन जी ने पेपर वालों को बोला कि हाँ, ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है, उसके बाद इसे पेपर में छापा गया और उसके बाद इसे पदार्थ की 5वीं अवस्था के रूप में माना गया। इसीलिए इसका नाम पड़ा है बोस सत्येंद्र नाथ बोस का और आइंस्टीन एल्बर्ट आइंस्टीन का, और कंडेंसेट यह अवस्था है, इसलिए इसका नाम पड़ा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। इस प्रकार इसका नाम पड़ा। आगे एल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने 1924 में इसे सिद्धांत के रूप में विकसित किया। 1995 में प्रयोगशाला में पहला बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया गया, जैसा कि अभी हमने पिछले पिछले पॉइंट में पढ़ा था। अब देखते हैं हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था के महत्व। तो परमाणु भौतिकी, क्वांटम स्तर पर कणों का अध्ययन किया जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था से। सुपर सुपर कंडक्टिविटी, बिना प्रतिरोध के बिजली का प्रवाह प्रवाह यह भी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था से देखा गया। सुपर
सुपर फ्लूइडिटी, बिना घर्षण के बहने वाले द्रव। पांचवी है क्वांटम कंप्यूटिंग, यानी कि भविष्य की तेज कंप्यूटर तकनीक। और अंतिम है अनुसंधान, यानी कि गुरुत्वाकर्षण और कणों के व्यवहार का अध्ययन भी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था से किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पदार्थ की 5 अवस्थाओं की तुलना, अब हम यहाँ पर पदार्थ की 5 अवस्थाओं की तुलना देखते हैं। तो पहली है ठोस अवस्था। तो ठोस आकार और आयतन निश्चित, कण पास पास, केवल कंपन गति। अब मुख्य गुणधर्म है ठोस के बाह्य, यह कठोर असंपीड्य नहीं होते हैं। उच्च घनत्व होता है, यानी कि जो कठोर है वह असंपीड्य होते हैं, यानी कि उन्हें दबाया नहीं जा सकता है। शायद यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है कि यह असंपीड्य होते हैं, यानी कि कंप्रेस नहीं होते हैं। सही है, इंग्लिश के अनुसार से इसे लिखा गया है कि यानी आप असंपीड्य नहीं, यानी कि कंप्रेस नहीं होते हैं। और उच्च घनत्व होता है। उदाहरण ठोस के बर्फ, लकड़ी, लोहा आदि। अब देखते हैं द्रव। तो द्रव आयतन निश्चित होता है, पर आकार आकार निश्चित नहीं होता है, बर्तन का आकार ले लेता है। बहने योग्य, असंपीड्य, सतही तनाव और स्नेहकता। द्रव के उदाहरण पानी, दूध, तेल आदि। अब देखते हैं गैस। न आकार निश्चित न आयतन निश्चित, पूरा स्थान भरती हैं। बहुत तेज फैलाव, कम घनत्व और संपीड्य, तेज गति, यानी कि गैस संपीड्य होती है और गति इनकी फैलने की बहुत तेज होती है। उदाहरण ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अगली है प्लाज्मा। अत्यधिक ऊर्जा से आयनीकृत गैस प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। बिजली और चुंबकत्व का चालक, चमकदार गैस जैसी। उदाहरण सूर्य, तारे, बिजली CFL। और पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लगभग 0 केल्विन या -273 डिग्री पर कण एक ही क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं। सुपर कंडक्टिविटी, सुपर फ्लूइडिटी, सभी कण एक जैसे व्यवहार करते हैं। प्रयोगशाला में रूबिडियम गैस और सोडियम गैस से बनाया गया। अब यहाँ पर मैंने पदार्थ की 5 अवस्थाओं की तुलना इसलिए की है क्योंकि आप इसे यहाँ पर संक्षेप रूप से 5 अवस्थाओं को यहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन, यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। सबसे पहले ठोस ठोस यानी अगर हम ठोस को जैसे उदाहरण देखें तो बर्फ, लोहा, लकड़ी अगर ठोस को हम पिघलाएंगे यानी गलाएंगे तो यह द्रव अवस्था में बदल जाएगा, यानी जैसे उदाहरण है पानी, दूध, तेल तेल। और जब हम द्रव को वाष्पीकरण यानी कि उबालेंगे तो यह गैस अवस्था में बदल जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पर उदाहरण में देख सकते हैं। गैस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस, और जब गैस अवस्था में पहुंच जाएगा तो हम इसे दो रूप में बदल सकते हैं। या तो गैस को आयनीकृत करके, जैसे कि एक हमारा तीर यहाँ आया हुआ है, यानी कि अगर या तो हम गैसों को बहुत अधिक ऊर्जा देके आयनीकृत करके करके उसे हम प्लाज्मा अवस्था में बदल सकते हैं, या फिर उसे गैस को बहुत ज्यादा 0 केल्विन टेम्परेचर पर ठंडा करके उसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था में पहुंचा सकते हैं। यानी कि या तो हम गैस अवस्था से प्लाज्मा में बदल सकते हैं या फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था में बदल सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि गैस से हम दो रूपों में बदल सकते हैं। अब यहाँ से हमें चित्र में ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा, इसको भी हम समझ लेते हैं। पहले ठोस थी तो बहुत पास पास में कण थे, फिर द्रव बना, यानी कि ठोस को हमने जब मेल्टिंग यानी कि गर्म किया, पिघलाया, तो यहाँ पर लिक्विड अवस्था में बदला। और जब लिक्विड अवस्था को यानी कि जैसे पानी है, जैसे उदाहरण के रूप में बर्फ लेते हैं, तो बर्फ ठोस है तो हमने उसको पिघलाया तो जल बना, और जब पानी को उबाला तो वह गैस बना। और गैस को जब हमने आयनीकृत कर दिया, बहुत अधिक ऊर्जा दी, आयनीकृत कर दिया, तो यह प्लाज्मा अवस्था में बदल गया। और जब प्लाज्मा को डी आयनाइजेशन यानी कि उसे डी आयनाइज किया तो यह फिर से
फिर से गैस अवस्था में बदल गया और जब गैस को फिर से ठंडा किया यानी कंडेंसेट किया तो यह द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड अवस्था में वापस आ गया और जब लिक्विड अवस्था को फिर से जमा दिया तो वह सॉलिड अवस्था में आ गया। जैसे यहाँ पर तीर लगे हैं कि सॉलिड को पिघलाया तो द्रव बना और द्रव को इस तीर पे द्रव को उबाला तो यह गैस बना और गैस को आयनाइज किया तो यह प्लाज्मा बना। प्लाज्मा को वापस से डीआयनाइज किया तो यह गैस बना और गैस को ठंडा किया तो यह लिक्विड बना और लिक्विड को जब जमा दिया तो यह फिर से सॉलिड बन गया। तो इस प्रकार से हमारी पदार्थों की अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। आप चाहें तो यहाँ वापसी वापसी की प्रक्रिया भी देख सकते हैं कि प्लाज्मा को जब डीआयनाइज किया तो गैस बनी और गैस को पुनः संयोजन किया या फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को ठोस बना और ठोस का सस्तीकरण किया तो ये गैस बना और गैस से द्रव बना और द्रव से ठोस बना। तो आपको यहाँ पर उतना बेहतर से समझ में नहीं आया होगा। तो आप यहीं चित्र से देखें कि अगर सॉलिड को पिघलाएँगे तो द्रव बनेगा और द्रव को उबालेंगे तो यह गैस बनेगी। गैस को बहुत ज़्यादा ऊर्जा देंगे, आयनाइज़ कर देंगे तो यह प्लाज़्मा का रूप ले लेगा और प्लाज़्मा को फिर से डीआयनाइज़ कर देंगे तो यह गैस का रूप ले लेगा और गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड को फ्रीजिंग यानी कि जमा देंगे तो फिर से यह सॉलिड रूप ले लेगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यह बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि मैं इसी प्रकार से बहुत अच्छे नोट्स बना करके आपको सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी फाउंडेशन को कंप्लीट करवाऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि हम इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सन अनुसार उनको भी हम सबसे लास्ट में कंप्लीट करेंगे। तो अब हम इसके 20 क्वेश्चनों को भी कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन पहला है इसी यूनिट 1 से यानी कि पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण से ये क्वेश्चन 20 मैंने लिए हैं। पदार्थ की वह अवस्था कौन-सी है जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है? तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है वह ठोस अवस्था होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ठोस अवस्था। यह पूछा गया है सीबीएसई 2017 में और एसएससी 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं तो दूसरा है द्रव अवस्था का कौन सा गुणधर्म है? तो द्रव अवस्था का जो यहाँ पर गुणधर्म है वह है बी आकार निश्चित नहीं पर आयतन निश्चित होता है। यह द्रव अवस्था का गुण है ऑप्शन बी। और यह क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो यह पूछा गया है सीबीएसई 2018 में और रेलवे 2020 में। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा-सा ये माउस डिस्टर्ब है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर कहीं पर हाइलाइट करना है, थोड़ा-सा इधर-उधर चला जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और मैं कोशिश करूँगा कि इस माउस को मैं बदल दूँ क्योंकि ये इसकी जो कनेक्टिंग प्रक्रिया है वह थोड़ी-सी डिस्टर्ब है। तो क्वेश्चन नंबर 3 गैस की विशेषता है, तो गैस की विशेषता है वह है संपीड्यता यानी कि हम इसे कंप्रेसिबल यानी कि इसे हम संपीड्य कर सकते हैं। यानी कि दबा सकते हैं, तो यही होती है संपीड्यता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं आयनीकृत गैस को, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि आयनीकृत गैस अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है हमारा एनडीए 2019 में और रेलवे 2022 में। चलिए अगले क्वेश्चन हम आगे वाले पेज में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सूर्य और तारे किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो सूर्य और तारे प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा, सूर्य और तारे प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी 2021 में और एनडीए 2020 में। क्वेश्चन नंबर 6 बर्फ से पानी बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो बर्फ से पानी बनने की प्रक्रिया कहलाती है गलन। ऑप्शन बी बर्फ से पानी बनने की प्रक्रिया कहलाती है गलन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 गैस का आयतन दाब बढ़ाने पर घटता है। यह किस नियम से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन बी बॉयल के नियम से संबंधित है यानी कि बॉयल के नियम द्वारा गैस का आयतन दाब बढ़ाने पर घटता है। ऑप्शन बी बॉयल का नियम। यह क्वेश्चन नीट 2019 में और रेलवे 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है द्रव की किस सतह द्रव की किस सतह पर कार्य द्रव की किस सतह पर कार्य करने वाला बल
कहलाता है, यानी कि द्रव की सतह पर कार्य करने वाला बल कहलाता है। तो वह कहलाता है सतही तनाव, ऑप्शन सी सतही तनाव, ऑप्शन सी सतही तनाव, ऑप्शन सी। यह क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 2015 और एसएससी 2018। अगला क्वेश्चन नंबर 9वां हम देखते हैं, गैस को ठंडा करने पर किस अवस्था में बदलती है। तो ये तो सभी को पता है कि गैस को ठंडा करने पर वह द्रव अवस्था में बदलती है। और अगर द्रव को फ्रीजिंग कर दें तो वह ठोस अवस्था में बदल जाएगी, यानी कि बर्फ बन जाएगी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि गैस को ठंडा करने पर वह किस अवस्था में बदलती है, तो वह बदलती है द्रव अवस्था में। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2019 में और सीबीएसई 2017 में। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट किस तापमान पर बनता है। तो ये तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है कि शून्य शून्य के पास के तापमान पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था बनती है, ऑप्शन ऑप्शन सी। यह क्वेश्चन हमारा एनडीए 2021 में और सीबीएसई 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 12वां है, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है वह है नमक, ऑप्शन सी वह है नमक। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2014 में और एसएससी 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है हीरा, क्योंकि हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आंसर अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है हमारा कांच, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है हीरा, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है हमारा कांच। जैसा कि उत्तर आप देख भी सकते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है कांच। और यह क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ 2019 में और सीबीएसई 2016 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गैस नियमों में वी अनुपाते टी किस नियम का कथन है। तो यह है चार्ल्स का नियम, ऑप्शन ऑप्शन बी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन बी चार्ल्स का नियम का कथन है। यह क्वेश्चन हमारा नीट 2018 और एसईसी 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, एसटीपी पर यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर एक मोल गैस का आयतन कितना होता है। तो वह होता है 22.4 लीटर, ऑप्शन बी 22.4 लीटर। यह क्वेश्चन हमारा नीट जेईई मेंस 2020 और एसएससी 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, द्रव का गाढ़ापन किससे व्यक्त होता है। तो द्रव का गाढ़ापन श्यानता यानी कि वेस्कोसिटी से व्यक्त होता है, ऑप्शन बी श्यानता यानी वेस्कोसिटी से व्यक्त होता है। यह क्वेश्चन हमारा रेलवे 2017 और सीबीएसई 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का उदाहरण है। तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का उदाहरण है यहाँ पर कपूर, ऑप्शन बी। ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन का उदाहरण है कपूर, ऑप्शन बी। यानी कि जो कपूर होता है वह ठोस से द्रव ना बनकर सीधा गैस अवस्था में बनता है, इसी विधि को ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। तो इसका उदाहरण है कपूर। यह क्वेश्चन हमारा एसएससी एसएससी जीडी 2020 और सीबीएसई 2015 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गैस का दाब तापमान बढ़ाने पर है। गैस का दाब तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है, यह किसका नियम है। किस नियम का कथन है। तो यह गैलूसाक के नियम का कथन है, ऑप्शन सी। यह गैलूसाक के नियम का कथन है, ऑप्शन सी। यह क्वेश्चन हमारा नीट 2017 और रेलवे 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, सुपर कंडक्टिविटी और सुपर फ्लूइडिटी किस अवस्था की विशेषता है। तो यह है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था की विशेषता है, ऑप्शन डी। यह हमारा क्वेश्चन एनडीए 2022 में और सीबीएसई 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 19वां,
दूध दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो दूध एक विषमांगी मिश्रण है। ऑप्शन बी, दूध एक विषमांगी मिश्रण है। यह क्वेश्चन हमारा सीबीएसई 2016 और एसएससी 2020 में पूछा गया है। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20वां और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस अवस्था के कारण उत्पन्न होता है। तो यह होता है प्लाज्मा अवस्था के कारण उत्पन्न होता है। प्लाज्मा अवस्था के कारण उत्पन्न होता है। यह क्वेश्चन हमारा एसएससी 2018 और रेलवे 2021 में पूछा गया है। तो चलिए आज हमने एनसीईआरटी रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी फाउंडेशन रसायन विज्ञान की यूनिट 1 पदार्थ की प्रकृति में पदार्थ को दो भागों में बांटा गया था, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण को हमने कंप्लीट किया। अब अगले वीडियो में अगर मैं इसी वीडियो में रासायनिक वर्गीकरण को भी कंप्लीट करता तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है। इसलिए हम इस पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण को जस्ट अगले ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही एनसीईआरटी फाउंडेशन के सभी विषयों को पढ़ने के लिए। तो चलिए वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।